नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संतोष पाठक और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। जैसा कि आज दिन में मैंने वादा किया था जब मैं अंशु नथानी जी के साथ शो कर रहा था कि मैं एक बड़ी स्टोरी शाम को लेकर आऊंगा, तो वो बड़ी स्टोरी लेकर मैं हाजिर हो गया हूं। आज दिन भर क्या कुछ हुआ वो आप लोगों को पता होगा, मोटे तौर पर बता देता हूं कि लगातार संसद में हंगामा जारी रहा। सरकार अपने हिसाब से काम करती रही। आज अचानक देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू साहब को अपना दूत बनाकर भेज दिया राहुल गांधी के पास। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ 50 मिनट तक बातचीत हुई। कई सारी बातें निकलकर सामने आई और फिर हमें बताया गया कि सरकार जो है, यानी साहेब जो है, प्रधानमंत्री संसद का एक विशेष सत्र बुलाना चाहते हैं। और किस लिए? क्योंकि वो जो परिसीमन वाला जो बिल है, उस बिल को वो महिला आरक्षण के नाम पर पारित करवाना चाहते हैं। याद दिला दूं, उसके लिए 2/3 बहुमत की जरूरत है। तमाम तोड़फोड़ करने के बावजूद आज भी भारतीय जनता पार्टी के पास 2/3 बहुमत नहीं है। पिछली बार ये बिल गिर गया था, उसके बाद युद्ध स्तर पर तृणमूल कांग्रेस को तोड़ा गया, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा गया, लेकिन सरकार 2/3 बहुमत से अभी तक दूर है। डीएम के साथ आ नहीं रही, समाजवादी पार्टी कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है और कांग्रेस पूरी तरह से अड़ी हुई नजर आ रही है। तो इस बीच आपको ये संसद का विशेष सत्र बुलाने की तुक क्यों सूझ गई? और मैंने बड़ा विस्तार से कहा कि भैया, जब ये सब करना ही था आपको तो ये दूध पहले भेज देते, संसद के इसी सत्र में आप इसको पारित करवा लेते, कोशिश कर लेते पारित करवाने की। विशेष सत्र ही क्यों? वो एक बच्चे की कहानी भी सुनाई थी कि होमवर्क टाइम पे पूरा नहीं होता और जैसे घर वाले कहते हैं कि कुछ काम कर दो तो कहता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो होमवर्क करना है। तो ये मोदी साहब की और बिरला साहब की एक आदत है। खैर, उस पे तो विस्तार से हम अंशु जी वाले शो में चर्चा कर चुके हैं। लेकिन ये बिल पास ना होना, 2/3 बहुमत का जुगाड़ होना, कांग्रेस का, समाजवादी पार्टी का, डीएमके का क्या करना, मोदी साहब क्यों चाहते हैं कि ये जो डीलिमिटेशन वाला बिल है ये पास ही हो जाया जाए, बार बार इसको महिला आरक्षण से जोड़कर क्यों देखा जा रहा है, जबकि महिला आरक्षण से जुड़ा बिल तो ये संसद कब का पास कर चुकी है। मोदी साहब चाहे तो जब जब उसको लागू करना चाहे तब लागू कर दे और उसे लागू करके वो चुनाव करा दे। लेकिन ये नहीं करना है। वो महिलाओं को एक बड़ा झांसा देने की कोशिश कर रहे हैं। कई तरह के फॉर्मूले निकलकर सामने आ रहे हैं। एनसीपी का समर्थन जुट गया, उनकी पार्टी इसलिए शायद टूटने से बच गई क्योंकि उन्होंने कहा कि 50% सीट बढ़ा दिया जाए तो हम समर्थन करने को तैयार है। लेकिन ये 50% सीट बढ़ाने के बावजूद भी जो है वो दक्षिण भारत के राज्य इसको मानने को तैयार नहीं है। अब ये उत्तर दक्षिण का विवाद क्या है, ये डिलिमिटेशन के बाद क्या होगा, सांसदों की संख्या कितनी बढ़ेगी, कैसे बढ़ेगी और उससे इस देश को क्या फायदा होगा, ये तमाम कुछ बड़े सवाल है जिसको लेकर मैं आपके सामने आया हूं। एक एक करके तमाम तथ्यों को आपके सामने रखूंगा। लेकिन साथियों, उससे पहले आपसे छोटी सी अपील भी करना चाहूंगा। मुझे पूरा यकीन है कि आप लोगों ने संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर रखा होगा और अगर नहीं सब्सक्राइब कर रखा होगा तो आप सब्सक्राइब जरूर करेंगे। लेकिन स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड चल रहा है, आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आप मेंबर के तौर पर हमारे इस यूट्यूब मंच को ज्वाइन कर सके तो आगे बढ़िए। संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ज्यादा राशि इसमें खर्च नहीं होगी। तो अगर आप कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं, तो हमारा इतना साथ दीजिए ताकि हम और भी प्रोफेशनल तरीके से एक बड़ी टीम के साथ आप तक इन तमाम खबरों को पहुंचा सके। और अब आते हैं आज की इस बड़ी खबर पर। एक बड़ा सवाल, क्या इस देश को वाकई आपको लगता है कि 1100 सांसदों की जरूरत है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। क्या आपको वाकई लगता है कि इस देश को 1100 सांसदों की जरूरत है? क्योंकि डीलिमिटेशन बिल लागू करने के बाद मैंने कहा महिला आरक्षण तो आप लागू कर सकते हैं, अभी भी कर सकते हैं, वो बिल तो पास हो चुका है। लेकिन इसको डीलिमिटेशन से जोड़ा जा रहा है, सीटों की संख्या बढ़ाने की बात कही जा रही है और सीटों की संख्या, लोकसभा के सीटों की संख्या बढ़ाकर 850 करने की बात कही जा रही है और उसके बाद हमारे सांसदों की संख्या 1100 हो जाएगी। क्या इस देश को वाकई 1100 सांसदों की जरूरत है? 1100 सांसद मतलब उतने लोगों को नए फ्लैट देने होंगे या कोठियां देनी होंगी वरिष्ठता के हिसाब से, उनके वेतन भत्ते, तमाम सुविधाएं, गैस की, टेलीफोन की, हवाई यात्रा की, रेल यात्रा की, और सदन चले ना चले लेकिन संसद सत्र के दौरान उनका रोज का भत्ता, वो जाकर एक बार रजिस्टर पे साइन करवा दे, संसद हंगामे में स्थगित हो जाए, वो उनका भत्ता सब कुछ तय हो। अब पैसा तो पता नहीं भारत की अर्थव्यवस्था की हालत क्या है। अब तो सरकार एलआईसी में भी स्टेक बेचने जा रही है।
ये एक विश्व गुरु में जिस तरह से हमारी हालत है, वो इस देश का हर आदमी जानता है। कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है। जब 2014 में नरेंद्र मोदी साहब सत्ता में आए थे और आज की तारीख में कई गुना ज्यादा कर्ज का बोझ बढ़ गया है। अर्थव्यवस्था की हालत खराब है, बेरोजगारी चरम पर है, खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ रहे हैं, कच्चा तेल रुला रहा है, गैस के दाम रुला रहे हैं। सही मायनों में इस देश का एक एक व्यक्ति बुरे आर्थिक भयावह संकट में फंसा हुआ है। ऐसे में क्या वाकई हमें और आपको 1100 सांसदों की जरूरत है? और क्या करेंगे ये 1100 सांसद? मैं आपको बताऊंगा अभी कि सांसदों की संख्या कैसे बढ़ेगी, लेकिन जो सवाल मैंने पूछा उस सवाल को देखिए। सांसदों का काम क्या है? सांसदों का काम है कानून बनाना, केंद्र सरकार की जिम्मेदारी तय करना, कार्यपालिका पे नियंत्रण रखना, इस देश से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दे, चाहे वो अर्थव्यवस्था के मुद्दे हो, चाहे वो राजनीति, चाहे वो आंतरिक सुरक्षा, चाहे वो बाहरी सुरक्षा, चाहे वो पेपर लीक जैसा मामला, इन तमाम मुद्दों पर विस्तार से चर्चा कर एक नई दशा और दिशा इस देश को देने का काम संसद का काम। लोग कहेंगे कि कई लोकसभा बहुत बड़ी है, कई लोकसभा बहुत छोटी है, किसी में जनसंख्या बहुत ज्यादा है, किसी में जनसंख्या बहुत कम है। तो भैया उन क्षेत्रों को आपस में करो ना, एक राज्य में चले जाओ, उसमें जो ज्यादा और कम है वो एक पैटर्न बनाओ कि भैया इतनी जनसंख्या पे एक लोकसभा होगा, उतनी ही लोकसभा सीटें रखो, जनसंख्या बराबर कर दो, डिलिमिटेशन कर दो। ऐसा नहीं कि पहले आपने नहीं किया, वो भी आपको बताऊंगा कि पहले भी इस तरह से हुआ है। उसके लिए सांसदों की संख्या बढ़ाने की जरूरत क्या है? और महिला आरक्षण अगर लागू करना है तो उसको 543 पे ही लागू कर दो। एक फिक्स जो है वो जनसंख्या आज की तारीख में तय कर दो कि इतनी जनसंख्या पे जो है एक लोकसभा होगी, और उसी हिसाब से इलाके का डिलिमिटेशन कर दो अगर करना ही है आपको। इसके अलावा संसद की जरूरत क्या है मुझे बताइए। हालांकि कई लोग ये कह सकते हैं कि भैया अब तो इस पे भी चर्चा नहीं हो रही, चीन की सेना भारत की सीमा में घुस रही है, अरुणाचल प्रदेश का जनजातीय समुदाय कह रहा है, लेकिन संसद में सरकार चर्चा नहीं करवाई। अमेरिका बार बार भारत को और भारत के प्रधानमंत्री को अपमानित कर रहा है, लेकिन सरकार संसद में चर्चा नहीं कराएगी। अडानी साहब का एकाधिकार हर जगह होता जा रहा है, यत्र तत्र सर्वत्र अडानी साहब नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार संसद में चर्चा नहीं कराएगी। नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा नहीं होगी। युवाओं पर लाठियां बरसाई गई, पैलेट गन चलाए गए, उस पर संसद में चर्चा नहीं होगी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी कांड पर संसद में चर्चा नहीं होगी। तो संसद फिर है किस लिए? हालांकि वो एक अलग सवाल है, क्योंकि सत्ता में कोई भी रहे, हंगामेदार की स्थिति तो रहती रहती है। हमारा सवाल तो सिर्फ इसी पे टिके हैं कि 1100 सांसदों की इस देश में क्या वाकई जरूरत है? क्या हमें और आपको 1100 सांसदों की जरूरत है? मैं जरा तरीका व्यवस्था बता देता हूं आपको। देखिए कि केंद्र के स्तर पर संसद का काम क्या है वो मैंने मोटे तौर पर आपको बता दिया। राज्यों के स्तर पर विधानसभा होती है, विधान परिषद होती है। जो विधानसभा होती है उनका निर्वाचन सीधे जनता करती है, और जो विधान परिषद जिसके सदस्य को एमएलसी कहा जाता है, वो कई तरीकों से उनके सदस्यों का निर्वाचन एक तरह से किया जाता है। उनका काम राज्यों के लिए कानून बनाना, राज्यों की समस्या पर विचार विमर्श करना, और राज्य से जुड़े मुद्दों पर विचार विमर्श करना, ये इस तरह के काम होते हैं। फिर आप स्थानीय स्तर पे आ जाइए, गांव के स्तर पर और शहर के स्तर पर। गांव के स्तर पर मुखिया होते हैं, पंचायत होती है, ब्लॉक लेवल, ग्रामीण स्तर पर, जिला स्तर पर, बीच में ब्लॉक स्तर पर भी होती है। और इनका काम उस गांव विशेष या ब्लॉक विशेष या जिला विशेष की समस्याओं पर विचार करके वहां विकास के काम करने होते हैं। नगरीय इलाकों में आ जाएंगे तो नगर निगम वही काम करते हैं, जो नगर निगम के पार्षद होते हैं वही काम करते हैं। तो स्थानीय स्तर पर सारे काम करने की जिम्मेदारी है वो पार्षदों की और पंचायतों की है। राज्य के स्तर पर विधायक और एमएलसी इस चीज को देखते हैं। केंद्र के स्तर पर एक बड़े पैमाने पर विचार विमर्श करने की जिम्मेदारी होती है। तो वो 543 जो है, और कुल मिलाकर अगर आज की तारीख में कहूं तो 788 है, उसमें काम चल जाता है। तो फिर 1100 सांसदों की क्या वाकई हमें जरूरत है? जरा मैं बता देता हूं। लोकसभा, पहले मैं डिलिमिटेशन वाला बता देता हूं। आज की तारीख में जो राज्यवार लोकसभा के सीटों का जो बंटवारा हुआ हुआ है, जैसे उत्तर प्रदेश से 80 आते हैं, कर्नाटक से 28 आते हैं, बिहार से 40 आते हैं। ये जो राज्यवार सीटों का बंटवारा हुआ हुआ है, ये 1971 की जनगणना के आधार पर हुआ है। बिल्कुल सही सुना आपने, 2026 में बैठे हुए हैं, 1971 की जनगणना के आधार पर हो रहा है। और इसके लिए बहुत सारी सरकारें जिम्मेदार है, खासतौर से भारतीय जनता पार्टी। ये आप जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के दौर में भी क्या हुआ था।
अब ये जो सीटों की संख्या राज्यवार है, वो 1971 के जनगणना के आधार पर है। लेकिन इसका जो सीमांकन किया गया, मान लीजिए यूपी में 80 सीटें हैं, लेकिन उस 80 सीटों का दोबारा से एक तरह से डिलिमिटेशन किया गया, वो 2001 की जनगणना के आधार पर किया गया। और ये 2002 में जो परिसीमन आयोग था, उसने किया था। उस समय अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी। अब उस समय भी भाजपा की सरकार थी, विपक्षी दलों ने, खासतौर से कांग्रेस ने उतना बड़ा बवाल खड़ा नहीं किया, क्योंकि राजनीति में उस समय तक अविश्वास नहीं पैदा हुआ था। अटल जी राजनीतिक दलों को हर तरीके से तोड़-फोड़ करने में नहीं लगे हुए थे, बल्कि उन्होंने दल बदल कानून की सीमा बढ़ा दी थी। राजीव गांधी के टाइम में था कि 1/3 से कम टूटेंगे तो दल बदल कानून लागू होगा। उसको कठोर करके अटल बिहारी वाजपेयी ने कह दिया कि 2/3 से कम टूटेंगे तो दल बदल कानून लागू होगा। उसको तो उसकी काट भी जो है वो अमित शाह और नरेंद्र मोदी वाली भाजपा ने निकाल दी। तो परिसीमन हुआ अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम में और वो लागू हुआ 2009 के चुनाव से। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी, यूपीए गठबंधन की सरकार थी। तो सत्ता अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन बीजेपी पर भरोसा नहीं है। बीजेपी पर किसी भी राजनीतिक दल को भरोसा नहीं है। हालत ये होगी कि बांकीपुर का चुनाव जो है बीजेपी हार गई, दतिया का चुनाव जो बीजेपी हार गई। अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि जानबूझकर बीजेपी हारी है ताकि जो बड़े चुनावों में बीजेपी जीते तो फिर हम उनकी नीयत पर, ईवीएम पर, चुनाव आयोग पर, वोटर लिस्ट की भूमिका पर, एसआईआर पर सवाल ना उठा सके। इतना ज्यादा अविश्वास हो गया है। तो ये चीजें चल रही है। अब आज की तारीख में लोकसभा में अधिकतम सांसदों की संख्या हो सकती है 550, और वैसे अभी 543 ही है, उसमें से भी 3 खाली है, लेकिन 543 हो। राज्यसभा में अधिकतम सांसदों की संख्या हो सकती है 250, अभी 245 है, जिसमें से 233 तो निर्वाचित सांसद होते हैं राज्यों की विधानसभा के द्वारा, और 12 सांसद जो होते हैं वो मनोनीत होते हैं, जिनका मनोनयन मनोनीत राष्ट्रपति करती हैं, जो कला या बाकी अन्य क्षेत्रों में जो महारत हासिल किए हुए होते हैं। हालांकि उस पर भी कई बार आप सवाल उठा सकते हैं। तो ये 550 और 250 ये अधिकतम हो सकता है 800, आज की तारीख में बता देता हूं। लेकिन आज की तारीख में मैंने जैसा बताया, लोकसभा में 543, राज्यसभा में 245, तो ये अधिकतम है 788। आज की तारीख में भारत पे, मतलब कुल जो एक दो सीटें खाली है उसको छोड़ देते, 788 सांसद है, अधिकतम 800 हो सकते हैं। अब जो ये आधा बढ़ाने की बात कही जा रही है, उसके बाद क्या होगा? लोकसभा के सांसदों की संख्या अधिकतम पहुंच जाएगी 850। 543 कह लीजिए या 550 कह लीजिए, उससे बढ़कर हो जाएगी 850। और राज्यसभा के सांसदों की अधिकतम संख्या 250 है। अभी 245 है, 5 कम मान लीजिए, लेकिन 250 है। तो 850 प्लस 250 हो जाते हैं 1100, यानी 1100। क्या इस देश को आज की तारीख में 1100 सांसदों की जरूरत है? कमेंट करके आप हमें जरूर बताइए। अगर आपको महिला आरक्षण लागू करना ही है तो कर दीजिए, कई विपक्षी दल मांग कर रहे हैं। आप महिला आरक्षण बिल कानून जो संसद पास कर चुकी है उसको लागू कर दीजिए, और वर्तमान 543 पर ही 2/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित कर दीजिए। आज की तारीख में कोई भी राजनीतिक दल महिलाओं को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकता। कोई भी राजनीतिक दल इस बिल का विरोध नहीं कर सकता। आप सांसदों की संख्या बढ़ा क्यों रहे? और ये 1100 भी उस कंडीशन में होगा जब राज्यसभा पे प्रेशर नहीं पड़ेगा। अगर लोकसभा के सदस्यों की संख्या 850 कर दोगे, कल को राज्यसभा से भी मांग उठेगी कि भैया उनके भी सांसदों की संख्या बढ़ानी चाहिए, तो ये 1100 वाला और ज्यादा बढ़ जाएगा। अब जरूरत है कि नहीं वो तो आप सोचिए। अब जो दक्षिण भारत के राज्य जो इस पर सवाल उठा रहे हैं, संसद में पिछली बार जब ये बिल गिरा था तब भी अमित शाह ने कहा था कि भैया हम आधा बढ़ाने को तैयार हैं। जिस अनुपात में अभी राज्यों की सीटें हैं, उसी अनुपात में बाद में राज्यों की सीटें होंगी। लेकिन ये विवाद क्या है, मैं आपको बता देता हूँ। पिछले कुछ वर्षों में दक्षिण भारत के राज्यों ने अपनी आबादी पर कंट्रोल करने में एक बड़ी अच्छी उपलब्धि हासिल कर दी है। उत्तर भारत के राज्य ये हासिल नहीं कर पाए। अब दक्षिण भारत के राज्य ये कह रहे हैं कि हमने अच्छा काम किया, हमने आबादी को बढ़ने से रोका, हमने देश की अर्थव्यवस्था में योगदान दिया, तो क्या हमें इसकी सजा मिलेगी? और ये सवाल वाजिब है। इस सवाल का अगर जवाब हम नहीं ढूंढ पाए, तो फिर उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों में जो वैमनस्य से पैदा होगा, उसको दूर करना बहुत मुश्किल है। अमित शाह के तर्क उनकी शंकाओं का समाधान नहीं करते हैं साहब। और कैसे, जरा मैं वो भी बता देता हूं, क्योंकि हम तो तथ्यों के साथ तमाम बातों को रखते हैं। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश से लोकसभा सांसद चुनकर कितने आते हैं? 80। कर्नाटक से कितने आते हैं? 28। दोनों के बीच में अंतर कितना है? 52 का अंतर है, 52 का अंतर है। अगर दोनों को
वो आधा भी बढ़ा दिया जाए, तो यूपी से जहां से 80 सांसद चुनकर आते हैं, वहां से आने वाले दिनों में 120 सांसद चुनकर आएंगे, और कर्नाटक जहां से 28 सांसद चुनकर आते हैं, वहां से आने वाले दिनों में 42 सांसद चुनकर आएंगे। दोनों में ये आधा आधा बढ़ा, 80 का आधा 40 यूपी में बढ़ गया, 28 का आधा 14 जो है वो कर्नाटक में बढ़ गया। ये बात बिल्कुल सही है, दोनों में आधा आधा ही बढ़ा है। लेकिन आज की तारीख में जो दोनों राज्यों में सांसदों का अंतर है वो 52 का है। बाद में जब ये बढ़ जाएगा, 120 सांसद उत्तर प्रदेश में हो जाएंगे, 42 सांसद कर्नाटक में हो जाएंगे, तो दोनों के बीच में जो अंतर है वो बढ़कर 78 हो जाएगा, यानी 52 से 78 हो जाएगा। और दक्षिण भारत के राज्यों का यही ऐतराज है जिसको वो सामने रख रहे हैं कि हमसे नाइंसाफी क्यों। अब अगर आपके पास इस तर्क का कोई जवाब होगा तो हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। लेकिन जो सवाल मैंने उठाया, आखिर सरकार वर्तमान सांसदों की संख्या में ही 2/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित क्यों नहीं करती? पहला सवाल तो ये कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और दूसरा सवाल जो मैं बार बार लगातार उठा रहा हूं कि क्या हमें 1100 सांसदों की जरूरत है, इसको लेकर आपका क्या मानना है, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। खासतौर से ऐसे माहौल में जब भारत कई तरह के आर्थिक संकटों का सामना कर रहा है, हमें अपने युवाओं को रोजगार देना है, बेहतर और मुफ्त शिक्षा की व्यवस्था करनी है, बेहतर और मुफ्त स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी है। अब कुछ भी सरकार की तरफ से जो मिल रहा है वो पूरी तरह से तो ना तो मुफ्त है और ना ही वो पूरी तरह से बेहतर है। दुर्भाग्य की बात यही है, कई लोग मजाक करते हैं कि लाठियां मिल रही है ना, पैलेट गन मिल रहे हैं ना, आंसू गैस के गोले मिल रहे हैं ना, तो मजाक छोड़ दीजिएगा, सीरियस बात कर रहा हूं। तो सीरियस रूप से आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इस पर आपका क्या मानना है। इस वीडियो में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। फिर आपसे अपील आग्रह करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूट्यूब मंच को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब जरूर कर ले। और नए पुराने दोनों दर्शकों से आग्रह करूंगा, जो शुरू में मैंने क्यूआर कोड दिखाया है उसको स्कैन करके अगर आप चाहें तो मेंबर के तौर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए बहुत ज्यादा राशि खर्च नहीं होती है। अगर आप सक्षम हैं तो आगे बढ़िए, मेंबर के तौर पर, स्पेशल व्यूअर के तौर पर संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म को ज्वाइन भी जरूर कर लीजिए। इससे सोई में इतना ही। मुझे यानी संतोष पाठक को दीजिए इजाजत। आप तमाम लोग देखते रहिए संतोष पाठक ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।